इस बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच में 3 तरह की सरहद है। एक को कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वो एरिया है जहां पे सख्त कवानीन है, यानी यहां पे कोई गोली क्रॉस नहीं कर सकती, यहां से क्रॉसिंग नहीं हो सकती, यहां पे लड़ाई नहीं हो सकती। यहां पे गोली चली तो फिर ऐलान जंग है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नॉर्मली गोली चले तो उसको ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है, नुकसान हो जाए तो ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है। तो यहां पे इम्कानात कम है कि लड़ाई हो। अगर फुल स्केल पे एक लड़ाई होती है या फुल स्केल के ऊपर एक वॉर होती है कि तमाम फ्रंट खोल दिए जाएं, फिर तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ाई हो सकती है। अदरवाइज जो वर्किंग बाउंड्री और एक लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, वहां पे टेंशन पहले भी अक्सर रहती है और अब भी हो सकती है या इसमें इजाफा हो सकता है। तो ये 3 तरह की बाउंड्री है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां पे तो मैंने आपको बता दिया। जो वर्किंग बाउंड्री है वहां की भी एक सिचुएशन है, लेकिन ज्यादा खतरा रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच में एक पट्टी है, जिसके उस तरफ भारतीय फौज है और इस तरफ पाकिस्तानी फौज है। भारत ने अपनी बहुत बड़ी फौज वहां पे रखी हुई है। कुछ इतलात के मुताबिक वो 7 से 8 लाख है, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि 10 लाख है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में भारत की फौज और भारत का असला वहां पे मौजूद है। अब कुछ जो सैटेलाइट के जरिए से इमेजेस भी आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान और भारत के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि नकलो हरकत जो है वो फौजी नकलो हरकत हो रही है, यानी फौजी साजो सामान मूव किया जा रहा है और फौज की नकल मकानी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो पाकिस्तान का जो सबसे बिजी बॉर्डर बनने जा रहा है आजकल के दिनों में, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, या पाकिस्तान का जो इंडिया वाली साइड पे बॉर्डर है, मशरकी बॉर्डर, वो अब ज्यादा बिजी एरिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारतीय मीडिया जो है वो दोनों बोंगियां मार रहे हैं, अजीब अजीब किस्म का जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत की जाने से कभी एक के बाद एक शुरली छोड़ी जाती है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। कभी वो कहते हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लग गई हैं, कभी वो कहते हैं कि एटीएम के अंदर पैसे खत्म हो गए हैं, लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। ये चीजों के बारे में भारतीय मीडिया एक खौफ फैलाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की अंदर की खबरें निकाल कर ले आता है। यानी मैं वो काले चैनल को देख रहा था, वैसे ये एस्टेब्लिशमेंट इसको बैक करती है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसकी सरपरस्ती करती है इस चैनल की। तो ये जो काला चैनल है इसके ऊपर खबरें ये तक दी गई कि नरेंद्र मोदी को इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने क्या कहा वो उनको काले चैनल को पता है, इंडियन चैनल्स को नहीं पता। यानी इंडियन मीडिया भी अहम तरीन मुलाकातों के बाद खबर के लिए प्रेस रिलीज का मुंतजर रहता है। वो 4-5 बंदों की बात होती है, बाहर निकलती नहीं, लेकिन काले चैनल को पता चल जाता है। ये एक्चुअली खबरें नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा की एक वॉर है। जब भी 2 मुल्कों के बीच में लड़ाई होती है तो अलग अलग फ्रंट होते हैं ना, तो एक वॉर साथ में प्रोपेगेंडा वॉर चल रही होती है, जिसमें बता रहे हो ये शुरू से है, जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम, और अक्सर पुराने दौर से लेकर अब तक कि जनाब वहां पे आपको शिकस्त हो गई, यहां पे हमें जीत हो गई। ये बातें जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि दुश्मन का हौसला टूटे। ये बात फैलाई जाती है कि दुश्मन का फलाना बंदा भी हमने मार दिया है, फलां जगह पे हमें कामयाबी हो गई है, फलां मार्के पे हम जीत गए हैं। तो इससे जो है वो हौसला बढ़ता है अपनी फौजों का और दुश्मन की फौजों का हौसला कम होता है। अब ये प्रोपेगेंडा वॉर साथ साथ चलेगी तो आपको बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती रहेंगी जो गैर मुसद्दिका होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म से वही चीजें आपको बताऊंगा जिनके सबूत मौजूद हो, या जो चीजें जो हैं वो कॉमन सेंस की कसौटी पे कम से कम पूरी उतरती हों और जिनके शवाहिद नजर आ रहे हो, और नहीं तो फिर दोनों तरफ का जो दावा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे अगर तो खुदा ना खास्ता जंग वाली सूरत होती है तो। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग के वाकयात हुए हैं, ये रिपोर्ट हुए हैं, फायरिंग के वाकयात हुए हैं, ये भी रिपोर्ट हुए हैं। दोनों तरफ से कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, कोई शहादतों की, हलाकतों की कोई इतला नहीं है, कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। और भारतीय और पाकिस्तानी स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया जो है वो मुख्तलिफ विजुअल्स दिखा रहा है। भारतीय ये दिखा रहे हैं कि जनाब उन्होंने पाकिस्तानी चेक पोस्टें खाली करवा दी हैं, उनको तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में हम ये दिखा रहे हैं कि भारतीय चेक पोस्टें हमने खाली कर दी हैं, तबाह कर दिया है। दोनों तरफ गरीब लोग रहते हैं। ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इमरान खान साहब ने कल कहा था। तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दोनों तरफ गरीब लोग रहते हैं, दोनों कोई बहुत बड़े तगड़े अमीर मुल्क नहीं है। दोनों ममालिक को अपनी आवाम की फिक्र करनी चाहिए। अगर एक जंग में जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, कितना पैसा खर्च हो जाएगा ये मैं आपको बाद में बताता हूं। अब सवाल यह है कि इस वक्त भारत एक लड़ाई की तरफ जा रहा है, वो जारहाना मूड में है, और पाकिस्तान जो है वो मुजामत के मूड में है कि जी ठीक है हम लड़ाई नहीं करना चाहते, जारहियत नहीं हम करेंगे,
लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो फिर हम मुजामत करेंगे, और मुजामत ऐसी करेंगे कि फिर सारे याद रखेंगे। अब भारत की ये कोशिश होती है कि लड़ाई फैल जाए। अगर देखिए वर्किंग बाउंड्री पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत को कोई बड़ा नुकसान हो गया, या भारत को कोई वहां शर्मिंदगी उठानी पड़ गई, जैसे पहले वो उठाता रहा है, तो उसके बाद वो कोशिश करता है कि फुल स्केल वॉर के ऊपर ले जाए, हर जगह के ऊपर लड़ाई छेड़ दे, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है, उनके हथियार ज्यादा है, उनका बजट ज्यादा है, तो वो ज्यादा बड़े पैमाने पर दूर तक लड़ाई को ले जा सकते हैं। तो उसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। पाकिस्तान ना तो लड़ाई में पहल करेगा, और ना ही पाकिस्तान चाहेगा कि कोई फुल स्केल लड़ाई हो। उसके रीजंस मैं आपको बताता हूं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अमेरिका ने हाल ही में भी बताया कि अमेरिका ने जो जंग लड़ी है ना दहशतगर्दी के खिलाफ 9/11 के बाद, उस जंग में अमेरिका ने 8,000 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। 8 ट्रिलियन डॉलर्स ये उन्होंने खर्च किए हैं, 8,000 अरब डॉलर्स। इसका अंदाजा आप यहां से लगा लें, पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए कई मुल्कों की विजिट करता है। पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान जो है वो चाइना का और जो सऊदी अरब है उनका है, और एक यूएई का है, और इन्होंने 2-2, 3-3 अरब डॉलर दिए हुए हैं पाकिस्तान को। तो यहां से आप 1 अरब डॉलर की कीमत का अंदाजा लगाएं तो 8,000 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका ने जंगों के अंदर झोंक दिया। तो जंग बहुत महंगी होती है, फौज को रखना उतना महंगा नहीं होता। 9/11 के बाद अमेरिका ने यह किया, और उसमें कुछ उसने लड़ाई लड़ी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। 8,000 अरब डॉलर का उनका खर्चा हो गया। अब पाकिस्तान का जो इस वक्त का बजट है, जो दिफाई बजट है, वो 10.2 अरब डॉलर का है। भारत का जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान से 8-9 गुना ज्यादा है। यानी वहां पे 86.1 अरब डॉलर का बजट है। एक तरफ 10 अरब डॉलर, एक तरफ 86 अरब डॉलर। तो ये इतना बड़ा फर्क है पाकिस्तान के और भारत के दिफाई बजट में। लेकिन अगर जंग शुरू हो जाती है तो ये खर्चा बहुत बढ़ जाता है, फिर बात इस बजट से आगे निकल जाती है। फिर जंगी बुनियादों पे फैसले होते हैं ना, आपको हथियार चाहिए होते हैं, सपोर्ट चाहिए होती है, नई चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है, बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होती है, आप लॉबिंग करते हैं, बहुत सारा पैसा आपका अंधाधुंध खर्च होता है। तो जंग का बिजनेस जो है वो बड़ा फायदेमंद बिजनेस भी है, जो लोग इसके बिजनेस को समझते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा पैसा बनाया। जब ये अफगानिस्तान के अंदर 2 दफा जंग हुई है तो पाकिस्तानी जर्नैलों ने, पाकिस्तान के जो लोग वहां कबायली इलाकों में रहते हैं, जिन्होंने ये सारे जहाज बनाया पहले, उसके बाद दूसरे तरीके से उन्हीं को दहशतगर्द डिक्लेयर किया, तो बड़ा पैसा लोगों ने यहां पे जंग में बनाया है। तो अब इस वक्त पाकिस्तान अगर इस जंग के अंदर जाता है तो पाकिस्तान का जो रोजाना का खर्चा होगा, ये कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, मैं आज पढ़ रहा था, उनके मुताबिक हर 2 से 4 दिन में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर चाहिए होगा कम से कम। हर 2 से 4 दिन में 1 अरब डॉलर कम से कम पाकिस्तान को जंग के लिए चाहिए होगा। यह बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर पाकिस्तान एक बड़ी वॉर में इंडिया के साथ चला जाता है तो खर्चा इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एयरफोर्स को मैदान में उतारते हैं, फिर आप बड़ी फौज जो है वो आपकी लड़ती है, इसके अलावा आपकी जो बहरिया है उसको भी लड़ाई करनी होती है। तो ये जब 3 फ्रंट खुल जाते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। फिर आजकल जो है वो मिसाइल्स का दौर है, रेडार्स का दौर है, एंटी एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, उनका दौर है। तो ऐसी सूरत हाल में ज्यादा डिफिकल्टी पैदा हो जाती है, जंग बहुत महंगी हो जाती है। आपको हंगामी तौर पे दुनिया से वो साजो सामान लेना पड़ता है, जो साजो सामान आपके पास मैसर नहीं होता, या आपको उसी वक्त उसकी जरूरत पड़ती है, आप डिमांड डालते हैं, और उस वक्त कोई भी हुकूमत या कोई भी मुल्क अपनी फौज को मना नहीं कर सकता कि ये चीजें हम आपको नहीं दे पा रहे। देखिए ना, यूक्रेन ने इतनी लंबी टक्कर दी है रशिया को, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, और रशिया को नुकसान भी हुआ है। उसके पीछे को यूक्रेन की फौज तो बहुत बड़ी नहीं थी, वजह यह थी कि पूरी दुनिया ने इतना पैसा भेजा यूक्रेन को। अमेरिका की हुकूमत ने, जो बाइडन की हुकूमत ने इतना पैसा भेजा यूक्रेन को, और इतने हथियार दिए गए यूक्रेन को कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। उन हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके फौजियों ने, और फिर रशिया जो करना चाहता था वो उस तरीके से नहीं कर पाया। तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। इमरान खान साहब का जो जेल से स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट आने के बाद एकदम सूरत तब्दील हुई है। यानी भारतीय मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, हर तरफ पहले जो बात हो रही थी वो पहलगाम के वाकये की हो रही थी, कि पहलगाम का वाकया हो गया, पाकिस्तान से बदला लेना, ये चल रहा था। कि पाकिस्तान ने इंडिया में दहशतगर्दी करवा दी, अब इंडिया ने बदला लेना है, ये चल रहा था। अब क्या चल रहा है, जब इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया, हालांकि देखिए इससे पहले आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दिया, इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दिया,
पाकिस्तान के दीगर जो अपोजिशन के लोग हैं, बिलावल ने दिया, सबने दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब भी बात पहलगाम की हो रही थी, तब भी बात हो रही थी पाकिस्तान के ऊपर मुमकिना अटैक की। अब बात क्या हो रही है, जब से इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया तो डिस्कशन हो रही है आरएसएस की आइडियोलॉजी पर। देखे ना, चीजें शिफ्ट हुई है ना। उस आदमी का कद बहुत बड़ा है, वो ब्रांड है, उससे फायदा उठाया जा सकता है। उसने जेल के अंदर से बैठ के एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या था, उसने अपने वकीलों से बातचीत की। वो जो वकीलों से बातचीत हुई वो बाहर आए, उन 5 वकीलों से अलग अलग बातचीत की पार्टी के लोगों ने, और जो चीजें मुश्तरका निकली उनको एक स्टेटमेंट बनाकर उन्होंने डाल दिया कि जनाब ये बातें तो इमरान खान ने डेफिनेटली जेल के अंदर कही है, लिहाजा ये उनका स्टेटमेंट है, ये हमने डाल दिया। अब इसमें जनाब सारे बोले, फर्क नहीं पड़ा। अब इमरान खान साहब ने जब से बात की है तब से आरएसएस की आइडियोलॉजी डिस्कस हो रही है। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये एरिया, खुदा न खास्ता यहां पे एटमी जंग हो सकती है, खतरनाक इलाका है, ये डिस्कस हो रहा है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, यह डिस्कस हो रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, यह डिस्कस हो रहा है। इमरान खान का कद जो है पाकिस्तान में मौजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अंदर मौजूद बाकी सियासतदान, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे सदर हो या कोई भी हो, उनसे बहुत बड़ा है। इमरान खान का स्टेटमेंट जब जेल से भी निकलता है तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी अहमियत है। जब इमरान खान बोलता है तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं, यह पूरी दुनिया समझती है कि जनाब इमरान खान बोला तो पाकिस्तानी बोले। और इमरान खान ने जो बात की ये पाकिस्तानियों की तर्जुमानी है, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है कि 25 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं। ये जो अल्फाज हैं वो जेल से निकलकर आए हैं और उन्होंने कौम की तर्जुमानी की है। अब इमरान खान साहब का जो भारत मुखालिफ बयान है वो भारतीय मीडिया पे चल रहा है। आप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की डिटाई का अंदाजा करें कि इमरान खान साहब का जो भारत मुखालिफ बयान है वो भारतीय मीडिया पे चल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं चल रहा। पाकिस्तानी मीडिया पे इमरान खान की शक्ल दिखाने, उनकी आवाज सुनाने, इमरान खान साहब की जो है वो तस्वीर दिखाने, उनका नाम लेने पर भी पाबंदी है। जबकि भारत जिसके खिलाफ है वो स्टेटमेंट, उस मुल्क में वो स्टेटमेंट चल रहा है।